डियर स्टूडेंट, सीयूटी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज से हम एक नई थीम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल थियरी होगी। ये ऑल्सो वे स्टूडेंट जो इस साल सीयूटी पीजी दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो बच्चे यूजीसी नेट जून साइकिल देंगे उनके लिए ये थीम इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज हम बेसिकली 3 टॉपिक को कवर करेंगे पॉलिटिकल थियरी की: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो आप लास्ट तक बने रहें। ऑल्सो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को एज वेल एज अपने साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे नीडी हैं उनकी हेल्प हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल थियरी से किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक एनटीए ने पूछा है। 2-3 साल के हम पहले पीवाईक्यू देखेंगे, उसके बाद हम अपनी कोर थीम पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2024 में क्वेश्चन आया है, रिलेटिव ऑटोनॉमी थियरी ऑफ स्टेट किसने दिया? पॉलुंजा। ये डिबेट मैं अपने लेक्चर में कराया हूँ। सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट का ये सेकेंड सेक्स, साइमन डी बेयर का सेकेंड सेक्स आया। ये रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर है। फिर क्वेश्चन आया पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल, हु कॉइन द टर्म पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल, दैट इज गिवन बाय कैरोल हैनिस। एंड ऑल्सो सेकेंड सेक्स साइमन डी बेयर। एंड सरप्लस वैल्यू मार्क्स ने किससे लिया है? डेविड रिकार्डो। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का वर्क आया था, इंपॉर्टेंट। फिर डेविड स्टर्न का अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेविड स्टर्न ने ये टर्म कॉइन किया था। मैक्स वेगर का ब्यूरोक्रेटिक थियरी आया था। कहीं पर ब्यूरोक्रेसी आपको दिखे तो दैट इज मैक्स वेबर। फिर एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आया। फिर टीएच मार्शल का सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये क्वेश्चन आया था। बेसिकली टीएच मार्शल 3 प्रकार के सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट की बात करता है। फिर ग्रैम्सी का हेजेमनी आया। ग्रैम्सी का वर्क है प्रिजन नोटबुक, इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क ऑफ ग्रैम्सी। फिर उसके बाद पॉलिसेंट्रिज्म, हु कॉइन द टर्म पॉलिसेंट्रिज्म, टॉगलेटी। फिर थॉमस पोक का वर्क आया, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है हु वाज द पॉजिटिव लिबरल थिंकर, तो दैट इज टीएच ग्रीन, हैरोल्ड जोलस्की, रूसो, हेगल। दीज आर पॉजिटिव लिबरल। एंड रूसो gave the concept of popular sovereignty. रूसो सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। ये सब रूसो से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर लीगल थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, ये क्वेश्चन जॉन ऑस्टिन ने, इसके फादर जॉन ऑस्टिन है। एंड जॉन ऑस्टिन के एक इंपॉर्टेंट कोट है जो एग्जाम में आता है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। उसके बाद लीगल थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, जॉन ऑस्टिन ने मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी दिया है। फिर बोर्डिन का आया था फर्स्ट थिंकर ऑफ सॉवरेनिटी, हु कॉइन द फर्स्ट थिंकर ऑफ, जिसने पहली बार सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ये था बोर्डिन। फिर एब्सोल्यूट थियरी ऑफ सॉवरेनिटी हॉब्स का आया था। ये इस बार क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटिकल थियरी का अच्छा खासा वेटेज है एग्जाम में। आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और इसमें करने लायक 8 से 10 होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, जेएस मिल ने स्लेवरी को क्या सपोर्ट किया था? यस ऑफ कोर्स स्लेवरी को सपोर्ट किया था। दैट्स व्हाई जेएस मिल अपने बुक जेएस मिल इंडियन पीपल के बारे में बोलता है कि इंडिया लाइक कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2023 में क्वेश्चन आया है पॉलिटिकल थियरी से, फीचर ऑफ गिल्ड सोशलिज्म। एज यू नो, गिल्ड सोशलिज्म बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट, किसी कंट्री जब इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट के थ्रू अपना डेवलपमेंट करती है तो उसे गिल्ड सोशलिज्म कहते हैं। एंड गिल्ड सोशलिज्म का फादर है जीडीएच कोल। मैंने अपने लेक्चर में इसको कराया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है फीचर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। भाई जब हम आगे लेक्चर करेंगे वहां पर मैं इसके फीचर्स, इसके थिंकर्स और इससे रिलेटेड जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बस पीवाईक्यूज देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन आया एथनो सिंबोलिज्म। अगर एथनिसिटी की बात कहीं पर भी आए तो आप स्मिथ से रिलेट करेंगे। एथनिक नेशनलिज्म की बात आए तो स्मिथ। फिर रिफॉर्मिस्ट एंड सैलो एंड डीप इकोलॉजी से क्वेश्चन आया था।
फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ था डायरेक्ट डेमोक्रेसी से। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एथेंस में पाई जाती है, एंशिएंट ग्रीस में थी। एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेसिकली मीन्स होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स। मॉडर्न टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर पाई जाती है? दैट इज स्विट्जरलैंड, दैट इज स्विट्जरलैंड। उसके बाद क्वेश्चन आया था पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो एज यू नो पॉपुलर सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट पहली बार जीन जैक रूसो ने दिया था, रूसो ने दिया था। फिर थर्ड वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में आया था, सैमुअल हंटिंगटन का ये पॉपुलर वर्क है। हंटिंगटन हंटिंगटन इसके राइटर हैं। तो 3 वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, पहला है जो 1828 से 1926। इसमें एज यू सी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आई। सेकंड वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हुआ 1943 से 1962। डेट नहीं जानना है बहुत, बस आपको जानना है इसमें क्या क्या हुआ। तो सेकंड वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में आपको याद रखना है कि इंडिया प्लस चाइना, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई। इंडिया हमारा कब आजाद हुआ? 1947। चाइना में कब डेमोक्रेसी आई, या सॉरी चाइना कब आजाद हुआ? 1949। इसी प्रकार थर्ड वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आपका स्टार्ट होता है आफ्टर 1970s। इसमें मोस्टली साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन नेशन कहीं ना कहीं डेमोक्रेट बन गए। ये था हंटिंगटन का थर्ड वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। उसके बाद हम आ जाएंगे, अब ये थे पीवाईक्यूज, और 1-2 साल के पीवाईक्यूज मैंने अपने लेक्चर में लिया नहीं। अब हम चलेंगे मेन कोर थीम पे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें, सबसे पहले हेडिंग डालें आप, लिखते चले सब, हमारे साथ नोट्स बनाते चले आप लोग। लिबरलिज्म, लिबर्टीज पहले सबसे पहले हम देखेंगे लिबरलिज्म। व्हाट इज लिबरलिज्म? इट वाज डेवलप्ड इन 17th century, 17th century। फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक, एंड जॉन लॉक हेडिंग डाले लिबरलिज्म एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लिबरलिज्म। पहला है क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर है पॉजिटिव लिबरलिज्म, थर्ड है लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन या नियो लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म। फर्स्ट हेडिंग हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म। व्हाट इज क्लासिकल लिबरलिज्म? इसके फीचर्स हैं, दे एम्फसाइज निगेटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, सारी बंदिशों से छूट होना चाहिए। एंड इट टॉक्स अबाउट लेसेस फेयर स्टेट, लेसेस फेयर स्टेट मीन्स स्टेट will not intervene in economy, intervene in economy। this is the core principle of liberalism। इसके की थिंकर्स हैं, पहला तो जॉन लॉक, सेकेंड एडम स्मिथ, बस आप जानते रहिए। फिर है थर्ड जेरमी बेंथम, जेरमी बेंथम। लॉक के बारे में आपको पता होगा, एडम स्मिथ के बारे में भी पता होगा, वेल्थ ऑफ नेशन इसका वर्क है। एंड जेरमी बेंथम के बारे में पता होगा, यूटिलिटेरियन थिंकर है। ये थे निगेटिव लिबरलिज्म। ये बेसिक्स हम देख लें, उसके बाद हम चलेंगे लिबरलिज्म पे, अपने लिबर्टी पर। फिर दूसरी हेडिंग डालें पॉजिटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म। दे emphasize welfare state, they talk about welfare state, they talk about welfare state। इसके की थिंकर हैं जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हैराल्ड जेलॉस्की, हीगल, रूसो, जॉन रॉल्स। ये सारे थिंकर आपके
कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबरल हैं। ये हो गया थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपका आता है नियो लिबरलिज्म। हेडिंग डाली नियो लिबरलिज्म। इसके की थिंकर, पहले तो इसके बारे में लिख लें, इट इज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इट इज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल liberalism. They talk about laissez-faire state. Laissez-faire state. They talk about laissez-faire of state. They denounce welfare state. ये वेलफेयर स्टेट की निंदा करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक अपना वर्क एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में कहेगा जो पॉजिटिव या जो जो पॉजिटिव वेलफेयरिज्म है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड स्लेवरी टाइप है। वेलफेयर स्टेट, दे रिनाउंस welfare state and it is developed in 20th century 20th century 20th century का मतलब समझ रहे हैं आप, 19वीं से 1901 से 1999, ये होता है 20th century का मतलब। अब इसके कुछ की थिंकर है वो देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रॉबर्ट नोजिक, आगे हम बताएंगे एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इसका वर्क है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एंड फ्रेडरिक हायक इसका वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रोड टू सर्फडम। ये बोलता है सोशल जस्टिस एज अ मिराज। इट वाज अ ऑर्डर एंड क्रिटिक ऑफ सोशल जस्टिस एज अ मिराज। मिराज मीन्स मरीचिका। जैसे आप जब रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको लगेगा आगे पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बस एक लाइन में समझे, सोशल जस्टिस एज अ मिराज मतलब सोशल जस्टिस कुछ भी नहीं है, हाइक का कहना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इसका है मिल्टन फ्रीडमैन। इसके बारे में कुछ लिख लें, एक दो वर्ड। मिल्टन फ्रीडमैन, इसका तो सबसे पहले लिख लें, इसका वर्क जो है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम एंड अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन capitalism is the precondition for the development of human being, कौन ऐसा थिंकर जो कैपिटलिज्म को ज्यादा महत्व देता है? दैट इज मिल्टन फ्रीडमैन। इसका टाइम पीरियड है 1962 इसके वर्क का। ये हो गया था लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म के फीचर। अब हम चलेंगे अपने कोर पे, लिबर्टी के लेक्चर पे। हेडिंग डालें लिबर्टी। सबसे पहले हम लेक्चर देखने का हमारा सबसे पहले जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम बुक्स देखेंगे, उसके बाद हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये एज वेल एज दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा इस लेक्चर से। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेडिंग डालें लिबर्टी एंड इंपॉर्टेंट वर्क। सबसे पहला वर्क है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राफेल। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये है राफेल का वर्क। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एलटी हॉबहाउस, ये इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एलटी हॉबहाउस। फिर उसके बाद है ऑन इक्वलिटी, आर.एस. टॉनी। फिर सीबी मैकफेरसन का वर्क है डेमोक्रेटिक थियरी एसे इन रिट्राइवल, सीबी मैकफेरसन।
फिर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसाय बर्लिन। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था फर्स्ट टाइम? तो दैट इज इसाय बर्लिन। विको डी हर्डर बर्लिन, विको डी हर्डर बर्लिन। जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल्सो रिटन बाई बर्लिन। बर्लिन का 3 सेमिनल वर्क है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, विको डी हर्डर, जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, नोजिक 1974। प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन, टी एच ग्रीन। प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन, टी एच ग्रीन। जे एस मिल, सेमिनल वर्क है ऑन लिबर्टी, जे एस मिल का ऑन लिबर्टी। कार्ल मार्क्स का वर्क है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन, एलिनिएशन, मार्क्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन किसमें दिया था? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये थे कुछ वर्क। एक और लिख लें, इंगल्स का वर्क है एंटी डोरिंग, एंटी डोरिंग, ये था ईगल्स का वर्क। हाइक का हमने देख ही लिया है, मिल्टन फ्रीडमैन का हमने इससे पहले देख लिया है। और बेंथम का प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, ये इंपॉर्टेंट है लिख लें। बेंथम, दो फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है बेंथम। बेंथम का वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, ये है बेंथम का वर्क। दैट इज यूटिलिटेरियन थिंकर। यूटिलिटी बेसिकली मीन्स होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। नाउ वी आर फर्दर, हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हेडिंग डालें लिबर्टी। हम देखेंगे लिबर्टी का 2 टाइप होते हैं। पहला तो एक निगेटिव लिबर्टी होती है, दूसरी होती है पॉजिटिव लिबर्टी। इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। निगेटिव लिबर्टी में थिंकर हैं जे.एस. मिल, स्मिथ, बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर। एंड निगेटिव लिबर्टी अभी हमने बात पढ़ा, किसकी बात करती है? लेसेस फेयर ऑफ स्टेट, मिनिमल व्यू ऑफ स्टेट की बात करती है। लेसेस फेयर स्टेट, मिनिमल व्यू ऑफ स्टेट, एंड ये हो गया हमारा निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लिबर्टेरियन व्यू, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन व्यू। ह्यूमैनिटेरियन व्यू को हम कहते हैं कहीं ना कहीं ये है आपका पॉजिटिव लिबरल, ये है क्लासिकल, कहीं ना कहीं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। लिबर्टेरियन में थिंकर आएंगे बर्लिन, हायक, नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये आपके लिबर्टेरियन थिंकर है। ये दे टॉक अबाउट निगेटिव लिबर्टी, they talk about negative liberty. They also talk about laissez-faire state, laissez-faire state. ह्यूमैनिटेरियन या पॉजिटिव लिबरल थिंकर हमारे कौन है? बस नाम याद रखिए, यही पूछते हैं ये लोग। पहले तो जे.एस. मिल, सेकंड टी.एच. ग्रीन, थर्ड इमैनुअल कांट, जॉन रॉल्स, हेराल्ड जोलॉस्की, एल.टी. हॉबहाउस, दे रूसो, इसमें रूसो भी ऐड कर लेंगे आप, रूसो भी इसमें आता है। एंड दे टॉक अबाउट स्टेट इंटरवेंशन, ये दे टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट। एंड हीगल ऑल्सो इसी में रखते हैं हम, आप हीगल को भी। हीगल वाज द आइडियलिस्टिक थिंकर। जो पॉजिटिव लिबरल हैं उनको हम आइडियलिस्टिक थिंकर भी कहते हैं। पॉजिटिव लिबरल को एज वेल एज आइडियलिस्टिक थिंकर भी हम कहते हैं, आइडियलिस्टिक थिंकर भी कहते हैं गाइस। ये था लिबर्टी का क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अटलांटिक चार्टर 1941, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिया था। ये यूजीसी में एक बार पूछा है तो मैं करा दे रहा हूँ। इसमें 4 स्पीच ने दिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ फियर, फ्रीडम ऑफ वांट। स्पीच, वर्शिप, फियर एंड वांट, इसमें 2 स्पीच एंड वर्शिप निगेटिव लिबर्टी हैं, ये कहीं ना कहीं फीचर ऑफ निगेटिव लिबर्टी हैं। एंड फ्रीडम ऑफ फियर एंड फ्रीडम ऑफ वांट पॉजिटिव लिबर्टी हैं। उसके बाद हम बनेंगे लिबर्टेरियन व्यू ऑफ लिबर्टी। नाउ वी सी
लिबर्टेरियन व्यू ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले हेडिंग डालें रॉबर्ट नोजिक, व्यू ऑफ रॉबर्ट नोजिक। इसका वर्क है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालें हाइक व्यू ऑन लिबर्टी। हाइक का व्यू वर्क है रोड टू सर्फडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। हाइक टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस एज अ मिराज। हाइक कहता है सोशल जस्टिस जो है, जो सामाजिक न्याय है वो कहीं ना कहीं एक मरीचिका की तरह है। सोशल जस्टिस एज अ मिराज। मिल्टन फ्रीडमैन, ये सॉरी इसको मत लिखिएगा, ये कम्युनिटेरियन थिंकर है। मिल्टन फ्रीडमैन बात करता है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में, वो बोलता है कैपिटलिज्म इज नेसेसरी फॉर द फ्रीडम, कैपिटलिज्म इज नेसेसरी फॉर द फ्रीडम या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके बाद ये हो गया हमारा लिबर्टेरियन व्यू ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव लिबरल के एक दो व्यू। पहला तो जेएस मिल का व्यू देखेंगे। जेएस मिल गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। पहला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल मैं बता दे रहा हूं एक लाइन में। जैसे आप अपने बंद कमरे में कुछ कर रहे हैं तो आपको स्टेट इंटरवेंशन नहीं करेगा। यदि आप सपोज दैट ड्रिंक करके अपनी कार को रोड पे चला रहे हैं और आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तब स्टेट का इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाएगा। यही है हार्म प्रिंसिपल। यदि आप किसी को हार्म नहीं करते हैं तब तक स्टेट आपके पर्सनल लाइफ में इंटरवीन नहीं करेगा। यदि आप किसी को हार्म कर रहे हैं तो स्टेट आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करेगा। यही है हार्म प्रिंसिपल। एक चीज और जाने, जेसमिल गेव द साउंड थियरी ऑफ टैक्सेशन। जेसमिल जस्टिफाई स्लेवरी, ये क्वेश्चन पूछा है सीयूटीपीजी में कहीं। जेसमिल जस्टिफाई स्लेवरी एंड फॉर जेसमिल, अकॉर्डिंग टू जेसमिल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेएसमिल कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ये है जेएसमिल का व्यू ऑन लिबर्टी। हम थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर एज वेल एज जितने मेरे से होंगे मैं डिस्कस करूंगा। बट गाइस आप समझ रहे होंगे टाइम कम है तो हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। उसके बाद हेडिंग डालें अकॉर्डिंग टू हाइक। हाइक कौन है? लिबर्टेरियन थिंकर है। लिबर्टेरियन हमने बताया क्या था? इट इज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। हाइक, फ्रीडमैन एंड नोजिक, तीन थिंकर आप याद रखेंगे जो लिबर्टेरियन थिंकर। इसे न्यू लिबरल भी कहते हैं, न्यू लिबरल। अकॉर्डिंग टू हाइक, लिबर्टी पॉजेस व्हेन ही इज नॉट सब्जेक्ट टू कोर्जन बाय आर्बिट्ररी विल ऑफ अदर्स। मतलब लिबर्टी तभी होगी जब आदमी किसी की आर्बिट्ररी विल से कहीं ना कहीं दबा नहीं होगा। ये लिबर्टी को डिफाइन करता है हाइक। फिर हाइक गिव द थ्री टाइप ऑफ लिबर्टी, थ्री टाइप ऑफ लिबर्टी। पहला तो पर्टिकुलर फ्रीडम होना चाहिए। सेकंड, इनर फ्रीडम होना चाहिए आदमी के पास, खुद की फ्रीडम होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर फ्रीडम होना चाहिए। तीसरा, फ्रीडम एज अ पावर। ये फ्रीडम को कहीं ना कहीं पावर के रूप में देखता है हाइक। अगर पूछे हु लुक फ्रीडम एज अ पावर, तो दैट इज हाइक। हाइक इंपॉर्टेंट थिंकर है। हाइक बोलता है सोशल जस्टिस एज अ मिराज, सोशल जस्टिस एज अ मिराज। फिर कार्ल मार्क्स व्यू ऑन फ्रीडम देख लें। कार्ल मार्क्स व्यू ऑन फ्रीडम। मार्क्स ने अपनी किस किताब में फ्रीडम मेंशन किया है? पहला तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, फ्रीडम इज नॉट समथिंग दैट एंजॉय इन एलोन। मतलब मार्क्स कहता है स्वतंत्रता वो नहीं है जो आप अकेले में एंजॉय करते हैं। फ्रीडम का
मेंशन या फ्रीडम के बारे में जिक्र होली फैमिली में भी आप पा सकते हैं एंड इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में भी पा सकते हैं। मार्क्स टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम याद रखेंगे आप, एब्सोल्यूट फ्रीडम। दे आल्सो टॉक्स अबाउट सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम। एंड इस पे एक इंपॉर्टेंट वर्क है मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड, जॉन लेवाइस। किसका वर्क है? जॉन लेवाइस। फिर देखेंगे एंटी डूरिंग किसने लिखा है? इंगल्स, 1977 में इंपॉर्टेंट एंटी डूरिंग ईगल्स। एंड अकॉर्डिंग टू ईगल्स इसका स्टेटमेंट देख लें, नेसेसिटी इज ब्लाइंड ओनली इन सो फार एज इट इज नॉट अंडरस्टैंड। मतलब आवश्यकता तभी तक इग्नोर की जा सकती है जब तक इसे समझा ना जा सके। जब लोग इसे समझने लगते हैं तब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना इसके पीछे का रीजन? जैसे सपोज दैट पॉवर्टी को मैं इससे समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट एक रीजन है, कोई भी एरिया ले लीजिए यक्स, और यहाँ पर पॉवर्टी बहुत है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस कारणों से पॉवर्टी है। लेकिन जिस दिन ये लोग पता लगा लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पर हमारी पॉवर्टी कई रीजन है, क्योंकि ये एजुकेट नहीं है, यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। जिस दिन ये लोग इसको पता कर लेंगे उस दिन ये पुअर नहीं रह जाएंगे, फिर उस पर ये काम करेंगे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये अपनी पॉवर्टी से बाहर निकल आएंगे। तो इसी का मतलब यही, नेसेसिटी इज ब्लाइंड ओनली इन सो फार एज, मतलब आवश्यकता तभी तक अंधी रहती है जब तक उसे समझा ना जा सके। जिस दिन आप अपनी जरूरतों को समझ लेंगे उस दिन आप उससे ऊपर या उससे बाहर निकल जाएंगे। ये था इस स्टेटमेंट का मतलब। फिर हम देखेंगे, हेडिंग डालें हाइबरमास व्यू ऑन फ्रीडम, जुर्गन हाइबरमास, सॉरी हर्बर्ट मार्क्यूस, हाइबरमास नहीं, हर्बर्ट मार्क्यूस, मार्क्यूस के बारे में लिख लें। ही रोट अ फेमस वर्क वन डायमेंशनल मैन एंड इरोज ऑफ सिविलाइजेशन। ये पूछता है वन डायमेंशनल मैन एंड इरोज ऑफ सिविलाइजेशन किसका वर्क है? मार्क्यूस का। एंड सीबी मैकफरसन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सीबी मैकफरसन। सीबी मैकफरसन आल्सो गेव द डेवलपमेंट ऑफ पावर, डेवलपमेंट ऑफ पावर, क्रिएटिव फ्रीडम एंड डेवलपमेंट ऑफ पावर। और कंफ्यूज मत करिएगा, अमर्त्य सेन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रीडम, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। मतलब मैकफरसन बिलीव करता है कि आप आदमी में क्रिएटिविटी को बनाइए तो आदमी फ्रीडम, कहीं ना कहीं आदमी स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन ये कहते हैं डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, आदमी का डेवलपमेंट को एज अ फ्रीडम देखना चाहिए। आदमी जितना डेवलप करेगा वो उतना फ्री होगा। ये है बेसिकली एक एक लाइन में इनका मतलब। एंड अमर्त्य सेन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच, यहीं पर लिख लें कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया था? अमर्त्य सेन। किसके साथ दिया था? महबूबुल हक के साथ। सॉरी ये इसमें नहीं है, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दिया था। फिर माइकल यंग का व्यू ऑन फ्रीडम लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। Michael Young view on freedom. He got the concept of differentiated theory of citizenship. Differentiated theory of citizenship. And he got the concept of meritocracy view on liberty. Meritocracy view on liberty. मतलब लिबर्टी को आपको मेरिट के आधार पर जांचना या परखना चाहिए। मेरिटोक्रेसी व्यू ऑन लिबर्टी इसने दिया है माइकल यंग। डिफरेंशिएटेड थियरी ऑफ सिटीजनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। ये था लिबर्टी पे आपका इंपॉर्टेंट थिंकर्स के आर्गुमेंट एंड सारे कोटेशन वगैरह मैंने लिखा है। इतना एग्जाम के लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें तो लिबर्टी से आपके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो आते हैं हो जाएंगे। अब हम चलेंगे इक्वलिटी। सेकंड हेडिंग डालें आप, व्हाट इज इक्वलिटी। व्हाट इज इक्वलिटी, पहले तो एक लाइन में डिफिनेशन लिख लें।
डिफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बट लिख लें जानने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी टॉपिक की। इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस राइट एंड अपॉर्चुनिटी, इन स्टेटस ऑफ राइट एंड अपॉर्चुनिटी, ये था इक्वलिटी। उसके बाद एक दो लाइन में कुछ लिख लें इक्वलिटी के बारे में। पहले तो इक्वलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मीन्स इक्वलिटी को आप कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेटिविटी के टर्म में कंपेयर करेंगे, तो दैट इज इक्वलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क या सेमिनल वर्क ऑन इक्वलिटी, जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है। पहला, डिस्काउंट्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये है रूसो का सेमिनल वर्क। रूसो ने नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी की बात करता है। नेचुरल इनइक्वालिटी मीन्स जो इनइक्वालिटी नेचर ने आपको, जैसे सपोज दैट नेचर ने किसी को ब्लाइंड बना दिया, तो आदमी वो इनइक्वल है। अगर किसी को नेचर ने अंधा बना दिया तो वो सपोज दैट एज अ नॉर्मल मैन के कंपैरिजन में वो अनइक्वल है, तो ये है नेचुरल इनइक्वालिटी। दूसरा है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी मीन्स, लिखें, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी मीन्स बेसिकली कि सपोज दैट आप वर्क कर रहे हैं, दो पर्सन एक्स एंड वाई हैं। एक ने वर्क किया, वेल्थ, अपनी वेल्थ कैपिटल जनरेट किया, दूसरे ने वर्क नहीं किया, इसके पीछे रिसोर्स नहीं थे, या इसने उस तरीके से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाया और ये पिछड़ा रह गया, ये बैकवर्ड रह गया। तो इससे जो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी इसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो रूसो के बारे में इंपॉर्टेंट चीज लिख लें इसलिए। पहला तो रूसो वाज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये बोलता है मॉडर्निटी जैसे जैसे आई वो आदमी का कहीं ना कहीं विनाश कर गई। रूसो ऑल्सो क्रिटिक ऑफ प्रॉपर्टी, रूसो प्रॉपर्टी का भी क्रिटिक है। रूसो ऑल्सो क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का भी क्रिटिक रूसो है। तीन चीज याद रखेंगे आप, रूसो मॉडर्निटी, प्रॉपर्टी एंड सिविलाइजेशन, तीनों का क्रिटिक है। उसके बाद ऑन इक्वलिटी, आर ए टॉनी का सेमिनल वर्क है ऑन इक्वलिटी। उसके बाद टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इजाय बर्लिन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हायक। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की। हेराल्ड जो लास्की कौन थिंकर है, ये पॉजिटिव लिबरल है। पॉजिटिव लिबरल का तीन चार नाम याद रखेंगे, लास्की, टी.एच. ग्रीन, रूसो, हीगल, ये चार थिंकर पॉजिटिव लिबरल हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एल.टी. हॉबहाउस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय हेराल्ड जे लॉस्की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। माइकल वाल्जर का सेमिनल वर्क लिख लें, स्फीयर ऑफ जस्टिस। इन दिस वर्क ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, अभी हम आगे बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी क्या होती है। इसी में इसने ब्लॉकिंग एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट दिया था, ये क्या होता है दोनों मैं आपको डिस्कस करूंगा, ब्लॉकिंग एक्सचेंज एंड कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। अभी के लिए बस इतना लिख लें। ये था सारे वर्क जो एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं इक्वलिटी पे। अब हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हेडिंग डालें थियरी ऑफ इक्वलिटी। थियरी ऑफ इक्वलिटी, लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी। लिबरल थिंकर जो है वो इक्वलिटी पे क्या विचार रखते हैं अपने, लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी। दे टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं अपना अपना डेवलपमेंट कर लेगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दे ऑल्सो बिलीव इन फॉर्मल इक्वलिटी, फॉर्मल एज वेल एज प्रोसीजरल इक्वलिटी। दे टॉक अबाउट लीगल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी मतलब जो लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी से बिलोंग करते हैं थिंकर, वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, फॉर्मल एंड प्रोसीजरल इक्वलिटी की बात करेंगे, लीगल इक्वलिटी की बात करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ इक्वलिटी हेडिंग डालें। पहला तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम होता है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम जिसमें आप मार्क्सिस्ट थिंकर को रखेंगे, दे बिलीव इन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। दूसरा होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें आप लिबरल थिंकर को रखेंगे, लिबरल थिंकर को रखेंगे। आउटकम में मार्क्सिस्ट थिंकर को रखेंगे क्योंकि ये एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी हेडिंग डालें, डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, पहला फॉर्मल इक्वलिटी, सेकंड सब्सटेंसिव इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी एंड सब्सटेंसिव इक्वलिटी, एक एक लाइन में मतलब समझे, इसका बहुत टफ नहीं है। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब सपोज दैट एक लाइन है, ये है बैंक,
और इसमें आपको पैसे निकालने हैं। यहाँ पर कैशियर बैठा है, 2 लाइन लगी है, 1 लाइन लगी है। इसमें सपोज दैट 5 पर्सन, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर सी आया होगा, फिर डी आया होगा, फिर ई आया होगा। तो आपको पैसा सबसे पहले ए को मिलेगा, फिर बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा, फिर डी को मिलेगा, फिर ई को मिलेगा। ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट। मतलब पहले आइए पहले पाइए। मतलब इसमें अगर सपोज दैट दूसरा पर्सन एक आता है सी या एक्स, जो हैंडीक्राफ्ट है या पीडब्ल्यूडी कोटा है, तो इनके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर इसमें नहीं होगा। ये जो फॉर्मल इक्वलिटी है, ये पीडब्ल्यूडी या जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की स्पेशल प्रोसीजर या स्पेशल प्रोविजन की बात नहीं करती। इनको भी लाइन में कतार में आगे खड़ा होना पड़ेगा। सपोज दैट यक्स को यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, जब ई को पैसा मिल जाएगा उसके बाद ही यक्स को मिलेगा। ये होता है फॉर्मल इक्वलिटी, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दे बिलीव इन लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। दूसरा माता हमारा आता है सब्सटेंसिव इक्वलिटी। इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, बस बहुत छोटा है, बस लोगों को टफ लगता है। फॉर्मल इक्वलिटी ये हो गया। सब्सटेंसिव इक्वलिटी बेसिकली मींस इसी का अपोजिट हो जाएगा। फॉर लेडी सीनियर पीडब्ल्यूडी, सपोज दैट एक बैंक है, इसमें अब जो पीडब्ल्यूडी है, सपोज ए बी सी डी, अब पीडब्ल्यूडी जो कोटा आएगा, इनको कहीं ना कहीं स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। इन्हें बोल दिया जाएगा आप दूसरी लाइन लगा लीजिए, आपको पैसा हम दे दे रहे हैं। तो दे सपोर्ट लेडी, अगर वीमेंस आ जाती है या सीनियर सिटीजन आ जा रहे हैं या पीडब्ल्यूडी कोटा आ जा रहा है, उनकी ये लोग हेल्प करते हैं। दे टेंड टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये है सब्सटेंसिव व्यू ऑफ इक्वलिटी। दे बिलीव इन सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसमें मार्क्सिस्ट थिंकर को आप रख सकते हैं एज एग्जाम्पल, मार्क्सिस्ट थिंकर को रख सकते हैं, और इसमें एज एग्जाम्पल लिबरल थिंकर को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी या सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा। जबकि सब्सटेंसिव इक्वलिटी जो है वो दे टेंड टू हेल्प वीकर सेक्शन, मतलब वे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं। ये है सब्सटेंसिव व्यू ऑफ इक्वलिटी। आगे थियरी ऑफ इक्वलिटी में हम देखेंगे मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, मार्क्सिस्ट थिंकर क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर क्या कहते हैं, एंड सो ऑन। सबसे पहले मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इक्वलिटी देख लें। दे टॉक्स अबाउट सब्सटेंसिव व्यू ऑफ इक्वलिटी। दे बिलीव इन एब्सोल्यूट इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। दे टॉक्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ये 3 फीचर आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। सेकेंड, फेमिनिस्ट व्यू ऑफ इक्वलिटी। पहला तो फेमिनिस्ट के कई स्ट्रीम है। पहला लिबरल स्ट्रीम देख लें। दे बिलीव इन सिविल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, सिविल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। इसके थिंकर हैं राजा राम मोहन राय, हैरियट टेलर, मैरी वोllstonecraft। राइट टू वोट इसका एग्जाम्पल है। 1920 में यूएसए में पहली बार राइट टू वोट मिला। लिबरल इक्वलिटी के फीचर सिविल एंड पॉलिटिकल में बिलीव करते हैं। सेकंड है रेडिकल व्यू ऑफ इक्वलिटी। रेडिकल, दे टॉक अबाउट जेंडर एंड पैट्रियार्की। ये जेंडर एंड पैट्रियार्की की बात करते हैं। दे आर कंजर्वेटिव। रेडिकल मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। ये इन्हें जेंडर जस्टिस भी चाहिए एंड पैट्रियार्की को भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। इसमें सेमिनल वर्क है साइमन डी बियावर का सेकंड सेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेक्स। फिर केट मिलेट का है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। केट मिलेट का है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब हम आएंगे कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ इक्वलिटी। इसमें हम बस माइकल वाल्जर का व्यू ऑफ इक्वलिटी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ इक्वलिटी, इसमें कम्युनिटेरियन थिंकर पहले लिख लें, वाल्जर, अलास्जेर मैकेंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर एंड विल कैमलिका। ये सारे कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। अलास्जेर मैकेंटायर, माइकल वाल्जर, अलास्जेर मैकेंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर एंड विल कैमलिका। ये 4-5 थिंकर का नाम आप याद रखेंगे कम्युनिटेरियन में। कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस में या इक्वलिटी में लिखें माइकल वाल्जर का स्क्वायर ऑफ जस्टिस 1983। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। एक लाइन में कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का आइडिया हम समझेंगे। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का आइडिया हम एक लाइन में समझेंगे।
बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स, आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी हेडिंग डालें, आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। बेसिकली एक लाइन में आप लिखें इक्वलिटी ऑफ वन एरिया should not infringe other area। सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अपने क्लास में दिया था अपने बच्चों को भी, एक रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो रहा है, ये सपोज दैट रोड है, इसका गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। दो कंपनी है टेंडर, एक ए है एक बी है। ए नॉर्मल टेंडर है, इसके पास अच्छे इंजीनियर हैं, गुड इंजीनियर हैं, दे हैव अ गुड इंजीनियर, बट बी दे हैव नॉट अ गुड इंजीनियर, इनके पास गुड इंजीनियर नहीं है, बट इनका इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, दे आर द सन ऑफ पॉलिटिशियन। अब आप बताइए जब टेंडर पास होगा किसको टेंडर मिलने का ज्यादा चांसेस है? ऑफ कोर्स बी को मिलेगा, क्योंकि इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। और ये जब बी रोड में काम करेंगे तो यही लोग खराब रोड बनाएंगे, जिससे 10 साल बाद ये रोड टूट जाएगा, फिर से गवर्नमेंट को इस पे पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। यही है आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। बेसिकली माइकल वाल्जर कहता है कि एक क्षेत्र की इक्वलिटी दूसरे क्षेत्र की इक्वलिटी को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक रोड बन रहा है, उसमें टेंडर पास होगा, एक नॉर्मल है, इसके पास गुड इंजीनियर है, बट इसके पास किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा टेंडर जो हमारे पास है बी, उसके पास गुड इंजीनियर नहीं है, रेदर देन इसके पास पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट या आईएसपीसीएस का सपोर्ट है, तो इनको टेंडर मिल जाएगा और यही लोग खराब काम रोड में करेंगे और 10-15 साल बाद आपके रोड की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो माइकल वाल्जर बोलता है इसको रोकने के लिए हमें ब्लॉकिंग एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। ब्लॉकिंग एक्सचेंज मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हम ब्लॉकिंग एक्सचेंज लाएंगे कि जो टेंडर हो वो जस्ट हो पाए। ये हो गया आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। उसके बाद हम देखेंगे लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी। हेडिंग आ रहा है लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी। मेन थिंकर का हम देख लेंगे। लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी, लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी, इसमें आएगा इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर जो जॉन रॉल्स एंड अमर्त्य सेन देते हैं, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज इसमें आएगा ड्वार्किन, एंड कैपेबिलिटी अप्रोच में हमारे अमर्त्य सेन साहब आ जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालें इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर। इसमें बेसिकली दो थिंकर आएंगे, बेंथम एंड लॉक। इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर में बेंथम एंड लॉक आ जाएंगे। दे बिलीव इन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब दे आर इन्फ्लुएंस यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ लिबर्टी, यूटिलिटेरियन से कहीं ना कहीं प्रभावित है। इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर बेंथम एंड लॉक याद रखेंगे, एंड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज हेडिंग दूसरी डालें, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज इसमें की थिंकर है ड्वार्किन। ड्वार्किन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज किसने दिया? गिवन बाय ड्वार्किन। सॉवरेन वर्च्यू, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन वर्च्यू। सॉवरेन वर्च्यू इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज में बेसिकली ये दो टाइप ऑफ लक की बात करता है, ऑप्शन लक एंड ब्रूट लक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा सोसाइटी में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत मैं समराइज बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो आदमी के पास दो लक होता है, एक तो ऑप्शन लक होगा, एक ब्रूट लक। ब्रूट लक को कंपनसेशन की बात करता है, ये कंपनसेशन फॉर वंस टाइम, कंपनसेशन फॉर वंस टाइम। एंड ऑप्शन लक के लिए नो कंपनसेशन, नो कंपनसेशन। ऑप्शन लक का मतलब होता है कि सपोज दैट आपने एग्जांपल आपने आईएएस पीसीएस बनना चुना, आईएएस पीसीएस, या आपने डिसाइड किया कि सीयूटी पीजी हमें तैयारी करना है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो स्टेट आपको कोई कंपनसेट या एनटीए आपको नंबर में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा कि 4 नंबर से आपका जेएनयू रुक गया, आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा दे दी जाए। इसमें क्योंकि ये आपका ऑप्शनल चॉइस थी, आपने चुना था कि हमें जेएनयू जाना, हमें डीयू जाना, हमें बीएचयू जाना है। एंड ब्रूट लक एक वो होगा जो पीडब्ल्यूडी, सपोज दैट आप ही के साथ कुछ लड़के पीडब्ल्यूडी कोटा से बैठ रहे होंगे,
आपका सिलेक्शन 230 नंबर पे हो रहा है, पीडब्ल्यूडी का सिलेक्शन कितने पे होगा, 210 नंबर पे। तो इनको 20 नंबर का ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, फॉर दैट किसके लिए दिया जा रहा है, क्योंकि ये ब्रूट लक है, दे आर ब्रूट लक। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ऑप्शन एंड ब्रूट लक का, ऑप्शन एंड ब्रूट लक। ब्रूट लक के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, ऑप्शन लक के लिए कोई कंपनसेशन नहीं। ऑप्शन लक है कि आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। ब्रूट लक के लिए यही है कि ये लोग पीडब्ल्यूडी हैं तो इनका सिलेक्शन, इन्हें गवर्नमेंट गारंटी है, इन्हें 20 नंबर का कहीं ना कहीं कंपनसेशन दे देगी, 10 नंबर का दे सकती है। ये तो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, कितने लड़के बैठ रहे हैं एग्जाम में और कितना कट ऑफ जा रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए इसने दिया था इनवी टेस्ट, ही गो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवी टेस्ट। बस अभी के लिए आप इतना ही जाने, इनवी टेस्ट। एंड ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए सोसाइटी में। तो टू टाइप ऑफ ऑक्शन की ये बात करता है, टू टाइप ऑफ ऑक्शन। पहला एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन एंड सेकंड इंडोमेंट सेंसिटिव ऑक्शन। एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन एंड इंडोमेंट सेंसिटिव ऑक्शन। एक चीज यहीं पर लिख लें, according to Dworkin, for Dworkin, compensation only for brute luck and only once time। मतलब जो कंपनसेशन स्टेट देगा वो ब्रूट लक को एक बार दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नोजिक, नो नीड फॉर एनी कंपनसेशन, नो नीड फॉर एनी कंपनसेशन फॉर एनीवन। ये बोलता है कंपनसेशन किसी को नहीं दिया जाएगा और कभी भी नहीं दिया जाएगा। ये है नोजिक का व्यू। एंड जॉन रॉल्स का व्यू एग्जाम में पूछता है, रॉल्स का व्यू पूछता है कंपनसेशन अगेन एंड अगेन। ये बात करता है बार बार कंपनसेशन स्टेट देगा, अगेन एंड अगेन। ये है आई थिंक तीनों थिंकर का व्यू कंपनसेशन पे। अब याद रखेंगे, ड्वार्किन बोलता है वंस टाइम कंपनसेशन ओनली फॉर ब्रूट लक। रॉबर्ट नोजिक कहता है नो नीड फॉर एनी कंपनसेशन फॉर एनीवन। एंड जॉन रॉस कहता है कंपनसेशन अगेन एंड अगेन। जो पुअर लोग हैं, जो पिछड़े लोग सोसाइटी के हैं, उन्हें आप बार बार कंपनसेशन दीजिए, जॉन रॉस। उसके बाद कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन निकाले, कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोच गिवन बाय अमर्त्य सेन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मीन्स होता है पॉजिटिव स्टेप बाय स्टेट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पॉजिटिव स्टेप बाय स्टेट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कैपेबिलिटी एंड आर्टिकल 15(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन हेडिंग डाले कैपेबिलिटी अप्रोच, एक लाइन में समझ लें। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, स्टेट को कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहिए अपने सिटीजन में, स्टेट को कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहिए, कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहिए। इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। सपोज दैट ए एंड बी दो स्टूडेंट हैं एंड दोनों सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास भी ओपी गाबा की बुक है एंड इनके पास भी ओपी गाबा की पॉलिटिकल थियरी की बुक आपकी है। एंड डिफरेंस इतना है कि ए जो है ए कैन रीड दिस बुक एंड ओपी गाबा की जो बी जो स्टूडेंट है ये कांट रीड ओपी गाबा, कांट रीड। मतलब ए इसको पढ़ सकता है एंड बी इसको पढ़ नहीं सकता है। तो आप बताइए सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस किसके हैं? ऑफ कोर्स ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए ने कुछ तो पढ़ा होगा लिबर्टी के बारे में, ये इतना तो जानता होगा, जीएस मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा है।
हायेक सोशल जस्टिस एज अ मिराज कहता है। बी तो इस बुक को पढ़ ही नहीं पाता है। तो अमर्त्य सेन कहेंगे कि यहाँ पर स्टेट को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि दोनों में कैपेबिलिटी अप्रोच लाए, दोनों की कैपेबिलिटी डेवलप करे, इन दोनों को बराबर कर दे, दोनों को पढ़ने आना चाहिए, फिर डेवलपमेंट ये खुद अपने आप अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। सपोज दैट इनको भी पढ़ना, अगर बी को भी पढ़ना आता है तो ऑफकोर्स अगर ये 100 में से 80 नंबर ए लाता, ये कम पड़ता, लेकिन 60 नंबर 50 नंबर तो लाता, इसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इंडिया की तो होता। लेकिन अब क्या कंडीशन हो गई, ए के सिलेक्शन होने के 100% चांसेस है और बी के सिलेक्शन होने के एकदम 0% है, क्योंकि ये 100 में 0 लाएगा, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं जानता, ये इसको पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन ए को एटलीस्ट कुछ तो पता होगा, क्योंकि ये बुक को पढ़ना जान रहा है। यही है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो स्टेट को फोकस करना चाहिए अपने इंडिविजुअल्स में, अपने सिटीजन्स में कैपेबिलिटी डेवलप करें। ये है कैपेबिलिटी अप्रोच। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। एक है लिबर्टी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। कौन थिंकर, ये एग्जाम पे आया है कई बार, इंपॉर्टेंट है। थिंकर दैट बिलीव लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें है आर.एस. टॉनी, हेराल्ड जेलॉस्की, सी.बी. मैकफर्सन। इंपॉर्टेंट बस तीन ही है, टॉनी, लास्की एंड मैकफर्सन। एंड इज़ाया बर्लिन गिव द डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ इक्वलिटी। डिस्टोर्टेड मतलब बर्लिन कहीं ना कहीं इक्वलिटी का क्रिटिक है, ये डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ इक्वलिटी। लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बात करता है, इक्वलिटी डज नॉट आइडेंटिफाई ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वलिटी डज नॉट आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ये है आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। लास्की अपने वर्क ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में कहता है, इक्वलिटी डज नॉट मीन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, डज नॉट मीन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ये कुछ बोनस फैक्ट थे, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। टॉनी, लास्की एंड सी.बी. मैकफर्सन। अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ये जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी की। पहले तो हम जस्टिस की डिफिनेशन देखेंगे अलग अलग थिंकर के अकॉर्डिंग। डिफिनेशन ऑफ जस्टिस, डिफिनेशन हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज द ड्यूटी, लिखते चलें। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो जस्टिस को कैसे डिफाइन करता है, मैंने डब्ल्यूपीटी के लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से किया है। आप जिन्होंने मेरे उस लेक्चर को नहीं देखा, पहले वहां जाके देख लें। जो बच्चे डब्ल्यूपीटी पे जिसकी कमांड हुई उसको पॉलिटिकल थ्योरी जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने 2 लेक्चर अपना डब्ल्यूपीटी पे लिया है, उसको प्लीज आप देखें। अभी आपके पास 15 दिन है एग्जाम के लिए, तो 1-2 बार, 2-3-4 बार, जितनी बार उसको देख सकते हैं उतनी बार देखें, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेटो क्या कहता है, जस्टिस द ड्यूटी। अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल जस्टिस को कैसे डिफाइन करता है, जस्टिस मीन ट्रीटेड इक्वली इक्वल एंड अनइक्वली अनइक्वल। मतलब जस्टिस शुड बी ट्रीटेड इक्वली इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। जो समान है उन्हें समान रूप से ट्रीट किया जाएगा और जो असमान है उन्हें असमान रूप से ट्रीट किया जाएगा। ये था अरिस्टोटल का व्यू ऑफ जस्टिस। एंड अरिस्टोटल टॉक्स अबाउट 3 टाइप ऑफ जस्टिस। पहला तो डिस्ट्रीब्यूटिव व्यू ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव व्यू ऑफ जस्टिस। सेकेंड, रिट्रीब्यूटिव ऑफ जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव ऑफ जस्टिस। एंड थर्ड, कम्यूटेटिव व्यू ऑफ जस्टिस। फिर अगेन मैंने इन तीनों को डिफाइन किया है अपने डब्ल्यूपीटी के लेक्चर में, प्लीज आप डब्ल्यूपीटी के लेक्चर देखें, वहां से कवर करें। फिर मेडाइवल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस देखें, हेडिंग डालें मेडाइवल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो अरिस्टोटल का हो गया मेडाइवल, इसमें सेंट ऑगस्टाइन आएगा, जस्टिस द ड्यूटी। एंड एक्विनास आएगा, जस्टिस एज अ प्रोपोर्शनल, जस्टिस एज अ प्रोपोर्शनल व्यू ऑफ जस्टिस की बात करता है एक्विनास। फिर मॉडर्न व्यू ऑफ जस्टिस में यहाँ फीडिंग डालें। हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स कहता है जस्टिस इज आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। ह्यूम कहता है जस्टिस इज अ यूटिलिटी, मतलब जस्टिस एक यूटिलिटी है। टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, मतलब जस्टिस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की एक तरीका है या एक यूटिलिटी है। इमैनुअल कांट का व्यू क्या है, जस्टिस अ मोरल इथिकल एंड वैल्यू है। मोरल इथिकल एंड वैल्यू से रिलेट करता है कांट। मिल क्या कहता है, जस्टिस एज अ एक्शन, जस्टिस को एक एक्शन के रूप में जेएस मिल आपका देखता है। एंड जॉन रॉल्स
इंपॉर्टेंट इसका हर साल क्वेश्चन आता है इससे। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। थियरी ऑफ जस्टिस इसका वर्क है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ने दिया, थियरी ऑफ जस्टिस 1971। हम आगे बढ़ेंगे अब रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस देखेंगे। रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, पहले तो इसके फीचर देख लें। इट इज अ क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियन। जो थियरी ऑफ जस्टिस है रॉल्स की, ये क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियन है। एक चीज याद रखेंगे, रॉल्स नेवर बिलीव इन यूटिलिटी। रॉल्स कभी यूटिलिटी में बिलीव नहीं करता है। ये स्टेटमेंट में आपको दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए। जस्टिस एज अ फेयरनेस। रॉल्स टॉक अबाउट जस्टिस एज अ फेयरनेस। जस्टिस रॉल्स का क्या है, फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। इट इज नॉट एन लीगल कॉन्सेप्ट। याद करिए, प्लेटो एंड रॉल्स, प्लेटो प्लस रॉल्स दोनों का थियरी ऑफ जस्टिस नॉट अ लीगल है, लीगल नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट या असर्शन रीजन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अरिस्टोटल का जो जस्टिस है वो लीगल है, ये लीगल है। तो आप याद रखिएगा, रॉल्स कहीं ना कहीं प्लेटो से प्रभावित है। रॉल्स इसीलिए आइडियलिस्टिक थिंकर भी कहा जा सकता है। एंड फिलोसॉफिकल है जस्टिस, जो रॉल्स का है वो फिलोसॉफिकल है। एंड अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, इंडिविजुअल इज प्रायर टू गुड। गुड मीन्स कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल मीन्स राइट। या इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट इज प्रायर टू गुड। एंड जो जॉन रॉल्स का थियरी ऑफ जस्टिस है वो कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ से आता है एग्जिस्टेंस में, ये इंडिविजुअल से आता है। ये यूजीसी में क्वेश्चन आया है। थियरी ऑफ जस्टिस फ्लो फ्रॉम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आदमी से ये फ्लो करती है, आदमी से फिर सोसाइटी फिर स्टेट फिर एज अ वर्ल्ड लेवल पे ये जाती है थियरी ऑफ जस्टिस इसकी। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। ये याद रखिएगा, रॉल्स यूटिलिटी में कभी बिलीव नहीं करता है। रॉल्स वाज अ क्रिटिक ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटेरियन व्यू का क्रिटिक है रॉल्स। अब हेडिंग डालें ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, रॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन क्या है? पहले तो इट वाज गिवन इन थियरी ऑफ जस्टिस। अपने वर्क थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में इसने ओरिजिनल पोजीशन कॉन्सेप्ट दिया है। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूम। इसका मीन होता है जुडिशियस स्पेक्टेटर। जुडिशियस स्पेक्टेटर मतलब एक ऐसा स्पेक्टर जो जुडिशियली किसी चीज को डिफाइन करे या डिस्ट्रीब्यूट करे सोसाइटी में। एंड रॉल्स जो प्रभावित है वो कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से भी प्रभावित है। फादर ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कौन है? कांट। बस ओरिजिनल पोजीशन को एक लाइन में आप लिख लें। टाइम है नहीं, मैं इसको तो डिफाइन करता है, बस लिख लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एग्जाम में आता है। ओरिजिनल पोजीशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू अराइव जस्टिस। मतलब जस्टिस पे पहुंचने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रॉल्स ने बताया था। स्टेट ऑफ नेचर बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आदमी जब स्टेट ऑफ नेचर में था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेगा। एक फिगर के थ्रू इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे सपोज दैट ये इंडिविजुअल है ए बी सी डी। अब इसमें से ये 5 लोग एक ऐसे बंदे को चुनेंगे जो अपनी पोजीशन के बारे में ना जाने कि ये अमीर है ये गरीब है। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे, ये वेल ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे तो वे ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तब ये अपनी ओरिजिनल सोसाइटी में जो स्थान उसको नहीं जानेंगे। तो ये था ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट। सेकंड डालें वेल ऑफ इग्नोरेंस। इट इज अ सिचुएशन वेयर पार्टीज डू नॉट नो देयर सिचुएशन बट नॉट इग्नोरेंट। मतलब रॉल्स ये कहना चाह रहा है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसी सिचुएशन जहां आदमी अपनी सिचुएशन नहीं जानता है बट वो इग्नोरेंट अज्ञान नहीं है। सपोज दैट वही वाला है हुआ बात कि एक केक है, इसको 4 भागों में डिवाइड करना है। जब आदमी वेल ऑफ इग्नोरेंस में जाएगा तो इस केक को इस 4 भागों में 1 2 3 4 इस तरीके से डिवाइड करेगा, ये चारों पार्ट इक्वल हो। क्योंकि जब इसको सोसाइटी या वेल ऑफ इग्नोरेंस से बैक होगी, जब सोसाइटी में इस केक को ये पाएगा तो अगर ये अनइक्वली इसका डिवाइडेशन कर देगा तो इसे
में भी इसका छोटा पोर्शन मिल सकता है। सपोज दैट अगर इसने इस तरीके से 4 पार्ट कर दिया इसका, तो 1 2 ये दोनों छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। कहीं इसको ये वाला हिस्सा मिल जाए, ये वाला, तो आदमी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, जहां वे वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये कर्टेल की तरह रहेगा, एक पर्दे की तरह रहेगा, जिसमें आदमी अपनी पार्टीज, जो पार्टीज होगी वो अपनी सिचुएशन नहीं जानेगी कि वो बाद में किस पोजीशन में जा सकते हैं, क्या सोसाइटी में उनका क्या स्थान हो सकता है, यही बात करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 5 थिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। 5 थिंग्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 5 चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। पहला लिबर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लिबर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लिबर्टी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का एंड इनकम का एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये था 5 थिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, यहाँ पर लिख लें, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स इन ओरिजिनल पोजीशन पीपल वांट टू मिनिमाइज देयर लॉस रेदर देन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मतलब जब आदमी ओरिजिनल पोजीशन में होगा, वो कोशिश करेगा कि उसका जो घाटा है कम से कम हो। वो तब ये नहीं सोचेगा कि उसका फायदा ज्यादा हो, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन ही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है कि उसमें आदमी अपना घाटा ही अगर कम कर लेगा तो उसका लॉस, जो प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इसमें आदमी अपने घाटे को कम करने की कोशिश करता है रेदर देन कि उसका अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। सॉरी फॉर दैट, टाइम होता तो मैं बहुत अच्छे से समझाता, बट प्लीज ये रिवीजन क्लास है तो मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, फिर कभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। फिर आगे हेडिंग डालें या इसे लिख लें की पॉइंट में, वेल ऑफ इग्नोरेंस लीड टू रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट आया था एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। रॉल्स टॉक्स अबाउट रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। अब एक लाइन में इसको समझ लें, आप फर्दर इसकी स्टडी करेंगे। मींस मेथड ऑफ जस्टिफिकेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम? रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम मींस मेथड ऑफ जस्टिफिकेशन। मतलब सोसाइटी में 50% लोग गुड हैं, 50% लोग स्लेव हैं, तो आप स्लेवरी को इस बेसिस पे जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते। यही है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। हम आगे बढ़ेंगे, अब क्रिटिक ऑफ रॉल्सियन थियरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, इसके बाद हम आज की क्लास एंड करेंगे। क्रिटिक ऑफ रॉल्सियन थियरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, हम क्रिटिक ऑफ रॉल्सियन थियरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे गाइस। तो पहला हेडिंग डालें कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स। इसमें 4 थिंकर आएंगे, माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर, अलास्डेन मैकेंटायर एंड माइकल सैंडल। वाल्जर, टेलर, अलास्डेन मैकेंटायर एंड सैंडल। माइकल वाल्जर के बारे में हमने बताया कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, चार्ल्स टेलर कम्युनिटेरियन है, अलास्डेन मैकेंटायर के बारे में लिख लें, आफ्टर वर्च्यू इसका वर्क है, आफ्टर वर्च्यू एंड माइकल सैंडल लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस। बेसिकली अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन गुड इज प्रायर टू राइट होना चाहिए, गुड इज प्रायर टू राइट होना चाहिए, जबकि रॉल्स के लिए राइट इज प्रायर टू गुड। इतना ही अभी आप जानिए, बस एक लाइन में इसको लिख लें, गुड इज प्रायर टू राइट कम्युनिटेरियन एंड रॉल्स किसको, इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, जबकि कम्युनिटेरियन सोसाइटी इज प्रायर टू इंडिविजुअल होता है। फॉर रॉल्स के लिए इंडिविजुअल इज प्रायर टू सोसाइटी, ये इसीलिए इसको क्रिटिक करते हैं। फिर उसके बाद आता है लिबर्टेरियन व्यू ऑफ क्रिटिक, जिसमें रॉबर्ट नोजिक का इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 थिंकर हैं, रॉबर्ट नोजिक, हायेक, मिल्टन फ्रीडमैन। एंड अकॉर्डिंग टू नोजिक जॉन रॉल्स कंप्रोमाइज लिबर्टी, रॉल्स कंप्रोमाइज लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी। एंड जो रॉबर्ट नोजिक है ये बोलता है पॉजिटिव टैक्सेशन इज अ बाउंडेड लेबर। मतलब जो आप टैक्स लोगों से ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदुआ मजदूर है, याद रखिएगा। फिर हेडिंग है, थर्ड हेडिंग डालें सोशल लिबरल क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स। इसमें डॉर्किन आएगा, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू इसको क्रिटिसाइज करेगा। डॉर्किन सोशल लिबरल थिंकर है, इंपॉर्टेंट, डॉर्किन सोशल लिबरल थिंकर है। फिर फेमिनिस्ट क्रिटिक आएगा, इसमें कैरोल पैटमैन आएगी, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट देगी,
फिर सुजान मोलर ओकिन जेंडर जस्टिस एंड फैमिली में इसको क्रिटिसाइज करती है। बस इतना ही पूछता आप में, तो उससे ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ इसलिए। सुजान मोलर ओकिन जेंडर जस्टिस एंड फैमिली में इसको क्रिटिसाइज करेगी जॉन रॉल्स को। फिर अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच अभी मैंने बताया था, ए एंड बी का एग्जाम्पल देखें, उसको आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो आइडिया ऑफ जस्टिस में कैपेबिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट इसने दिया है, एंड इसका एक वर्क है होम इन द वर्ल्ड, अभी रिसेंट आया है अमर्त्य सेन का होम इन द वर्ल्ड। इन्हें नोबल पुरस्कार मिल भी चुका है। एंड इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके साथ इजाद किया है? महबूबुल हक ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स है, उनके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके अमर्त्य सेन ने दिया है। तो गाइस आज की क्लास यही हम खत्म करेंगे। हमने 3 कॉन्सेप्ट देख लिया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। आगे क्लास इसके बाद की टॉपिक पे आएगी, हम 2 दिन में इसको खत्म कर लेंगे। तो आप प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने सारे दोस्तों, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जिनको कहीं रिसोर्सेज की कमी है या जिनको पॉलिटिकल थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ये वीडियो आप भेजें। और ऑल्सो आप कमेंट करें। हम जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अलविदा, गुड बाय।